हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लानिंग क्या होती है? देखिए, प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम लोग किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे तो बाद में जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए वो नहीं मिलेगा। शेड्यूलिंग में क्या करते हैं हम लोग? शेड्यूलिंग में फिक्सिंग द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे सॉइल को खोदना, पाइप को बिछाना, फिर मिट्टी को फिल करना, तो ये एक्टिविटीज हो गई हैं। इनको किस क्रम में करना है तो ये शेड्यूलिंग में करते हैं। और प्रत्येक एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए वो एलोकेट करते हैं। रिसोर्स क्या हो गए हैं? मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीनरी, स्पेस एंड टाइम। तो ये रिसोर्स कहलाते हैं। मॉनिटरिंग में क्या करते हैं? इसमें हम लोग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं। और कलेक्टिंग में क्या करते हैं? जो भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग के समय इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसका यूज करके हम लोग जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान परफॉर्मेंस पे हम लोग लाते हैं। जो भी डेविएशंस होते हैं उनको दूर करते हैं और कंट्रोलिंग के जरिए ये सारे डेविएशंस दूर किए जाते हैं, जिससे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस पे आ सके, जिससे कि जो भी दिक्कतें बाद में होने वाली हैं वो ना हो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। कौन कौन से मेथड हैं? इसमें 3 मेथड हैं: बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, लिंक्ड बार चार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे बार चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्वेंशनल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बार चार्ट, इसको हम लोग गैंट चार्ट भी बोलते हैं। बार चार्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट अराउंड 1910। तो हेनरी गैंट द्वारा ये बार चार्ट 1910 में दिया गया है। तो ये बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बिटवीन एक्टिविटी एंड टाइम। तो इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग एक्टिविटी दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम शो करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी हैं वो एक बार की सहायता से शो की जाती हैं। ये ए एक्टिविटी हो गई है, ये बी एक्टिविटी हो गई है एंड ये सी एक्टिविटी हो गई है। और जो बार की लेंथ होती है ये एक्टिविटी का टाइम शो करती है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ बार है वो एक्टिविटी का टाइम शो करती है कि कितनी देर ये एक्टिविटी चलेगी। Activity are shown with the help of bars and length of bar signifies time required for completion of activity। तो ये बार की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सर्टेन एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म्ड विच आर गिवन एज बिलो। तो क्वेश्चन करने के बाद आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और इनके लिए जो टाइम लग रहा है वो वीक्स में है, सप्ताह में है, 2 वीक, 3 वीक, 5 वीक, 4, 2, 3, 5। तो ये है क्वेश्चन। एक्टिविटी बी एंड सी कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, यानी एक्टिविटी बी और सी को एक साथ आरंभ किया जा सकता है एंड कैन स्टार्ट ओनली व्हेन एक्टिविटी ए इज कंप्लीटेड। जब एक्टिविटी ए पूरी हो जाती है उसके बाद ही हम लोग एक्टिविटी बी एंड सी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी डी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर बी एंड्स। तो जो एक्टिविटी डी है वो तभी शुरू होगी जब एक्टिविटी बी खत्म हो जाएगी। एक्टिविटी ई कैन नॉट बिगिन until एक्टिविटी बी एंड सी आर completed। तो ई तब तक शुरू नहीं होगी जब तक एक्टिविटी बी एंड सी कंप्लीट ना हो जाएं। एक्टिविटी एफ कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर एक्टिविटी डी एंड ई आर completed। तो जो एक्टिविटी एफ है वो तभी स्टार्ट हो सकती है जब एक्टिविटी डी एंड ई कंप्लीट हो जाएं। एक्टिविटी जी इज द लास्ट एक्टिविटी एंड दिस कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ई। तो जो एक्टिविटी जी है वो लास्ट एक्टिविटी है और ये तभी स्टार्ट हो सकती है जब एक्टिविटी ई खत्म हो जाए। ड्रा अ बार चार्ट एंड डिटरमाइन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम।
तो इसके लिए हम लोगों को एक बार चार्ट बनाना है और जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो निकालेंगे हम लोग। तो एक्स एक्सेस पे हम लोग टाइम दिखा रहे हैं वीक्स में, तो यहाँ पे 1 वीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम बना लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्टिविटी ए के लिए है 2 वीक, तो जो एक्टिविटी ए है वो 2 वीक में खत्म हो रही है। तो ये हो गई है एक्टिविटी ए जो 2 वीक में खत्म हो रही है। एक्टिविटी बी एंड सी कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, तो एक्टिविटी बी एंड सी को एक साथ शुरू किया जा सकता है, जबकि ये दोनों शुरू होंगी एक्टिविटी ए के खत्म होने के बाद। तो एक्टिविटी बी के लिए है 3 वीक और एक्टिविटी सी के लिए 5 वीक। तो एक्टिविटी चलेगी बी 3 वीक यानी 5 तक चलेगी एक्टिविटी बी, और एक्टिविटी सी भी यहीं से शुरू होगी और ये 5 वीक चलनी है यानी 7 तक चलेगी ये वही है एक्टिविटी सी। एक्टिविटी डी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर बी एंड्स, तो जब बी खत्म होती है उसके बाद एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी और जो डी का टाइम है वो है 4 वीक से, यानी 5 से शुरू होगी और 4 वीक यानी 9 वीक तक ये चलेगी। ये वही है एक्टिविटी डी। एक्टिविटी ई कैन नॉट बिगिन अंटिल एक्टिविटी बी एंड सी आर कंप्लीटेड, तो एक्टिविटी ई कब स्टार्ट होगी? जब एक्टिविटी बी एंड सी कंप्लीट हो जाएं। तो यानी यहाँ से एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी और जो ई का टाइम है वो है 2 वीक, यानी 7 से स्टार्ट होगी और ये 9 पे जाके खत्म हो जाएगी। यानी जहाँ पे डी खत्म हुई है वहां पे जाके ई भी खत्म हो जाएगी। एक्टिविटी एफ कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर एक्टिविटी डी एंड ई आर कंप्लीटेड, तो एक्टिविटी एफ कब स्टार्ट होगी? जब डी एंड ई आर कंप्लीटेड। तो एक्टिविटी एफ का टाइम कितना है? 3 वीक है, तो 9 से 3 वीक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। एक्टिविटी जी इज द लास्ट एक्टिविटी एंड दिस कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ई, तो एक्टिविटी ई के खत्म होने के बाद जी स्टार्ट होगी और जी का जो टाइम है वो है 5 वीक, तो 9 से स्टार्ट होगी और ये 14 पे खत्म होगी जाके एक्टिविटी जी। तो ये बन गया हम लोगों का बार चार्ट इस क्वेश्चन के लिए, और जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो है 14 वीक्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया है। तो इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बार चार्ट कैसे ड्रा करना है। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट के क्या लाभ हैं? सिंपल टू ड्रा एंड इजी टू अंडरस्टैंड, तो इसको बनाना भी आसान है और समझना भी आसान है। नो स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ड्रा द बार चार्ट, तो किसी स्किल पर्सन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाया है। थर्ड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल प्रोजेक्ट, अर्थात व्हेन एक्टिविटीज आर सपोज टू स्टार्ट एंड फिनिश, तो इससे हम लोगों को सीधे सीधे देख के पता चल जाता है कि कब एक्टिविटी स्टार्ट होगी और कब फिनिश होगी। अगला पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, हेंस प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइन, तो किसी भी स्टेज पे हम लोगों को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट का इससे देख के पता चल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक एक्टिविटी ए थी, यहाँ पे एक एक्टिविटी बी और यहाँ पे कोई एक्टिविटी सी। मान लीजिए इस स्टेज तक जो है प्रोजेक्ट का काम हो चुका है, इसके बाद एक्टिविटी सी बची है और एक्टिविटी डी बची है, तो हम लोग
देख के बता सकते हैं कि ये 2 एक्टिविटी बची हैं और इनके लिए कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इस प्रकार से हम लोग इस रिसोर्स रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कॉस्ट लगने वाली है आगे, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं नोट की। बार चार्ट डज नॉट गिव्स इन्वेंट्री कॉस्ट। तो बार चार्ट की सहायता से हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंट्री इज अ स्टॉक इन हैंड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क चलता है तो हम लोग एक साथ सारा मटेरियल खरीद के नहीं रखते हैं। मान लीजिए 1000 सीमेंट की बोरी लगनी है तो आप एक साथ 1000 सीमेंट की बोरी नहीं खरीदेंगे। अगर खरीद के भी रख लेंगे तो उसको रखने की जगह नहीं होगी, और रखने की जगह भी होगी तो वो रखी रखी खराब हो जाएंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क काफी महीनों तक चलेगा तो ये काफी पुरानी हो जाएंगी, और जिसके कारण इस सीमेंट का डिटोरियोरेशन हो जाएगा। इसलिए जितना जरूरी होता है उतना ही हम लोग खरीदते जाते हैं और काम चलता रहता है। तो इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री इज अ स्टॉक इन हैंड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो काम चल रहा है और अब हमारे पास आगे कितना मटेरियल बचा है, तो ये कहलाता है इन्वेंट्री। तो बार चार्ट की सहायता से हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। इन जनरल इन्वेंट्री इज अ आइडियल रिसोर्सेज। आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। तो इस पे कन्वेंशनल में क्वेश्चन आया है, आपको ये पूरी याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। तो जो बार चार्ट है उसमें डिग्री ऑफ डिटेल्स की कमी होती है, क्योंकि अगर हम लोग सारी चीज की डिटेलिंग कर देंगे बार चार्ट में तो ये ओवर क्राउडेड और क्लमजी हो जाएगा, यानी फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर एक बिग प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बार चार्ट बना देंगे और सारी एक्टिविटीज को इसमें शो कर देंगे तो ये फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। इन केस ऑफ बार चार्ट ओनली मेजर एक्टिविटीज कैन बी शोन। इसलिए एक जो बार चार्ट है उसमें जो भी मेजर एक्टिविटीज हैं, मुख्य मुख्य एक्टिविटीज हैं, ओनली उन्हीं को शो किया जाता है। अदरवाइज इट विल बिकम ओवर क्राउडेड एंड क्लमजी। हेंस बार चार्ट नॉट सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। तो जो एक बार चार्ट है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो बार चार्ट की सहायता से हम लोग प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का रिव्यू नहीं कर सकते हैं। बार चार्ट डज नॉट इंडिकेट प्रोग्रेस ऑफ वर्क, हेंस इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग ऑफ वर्क। देखिए, बार चार्ट में कोई एक्टिविटी होती है, जैसे कोई ये एक्टिविटी है ए है, तो ये कितनी कंप्लीट हो चुकी है ये कैसे पता चलेगा? इसलिए बार चार्ट में हम लोग प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का पता नहीं लगा सकते हैं। नोट की बात करते हैं। प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी शोन ऑन द बार चार्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दिस कैन बी डन बाय शेडिंग द बार एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को दिखाने के लिए आगे क्या इसमें सुधार किया गया? तो इसमें जो बार होती है इसको 20 से डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 50% काम, और यहाँ पे 50%। तो जितना काम हो चुका होता है उस उतना एरिया हम लोग शेडेड कर देते हैं। तो इतना काम हो गया तो इतना एरिया शेडेड कर दिया, और ये पूरा था 50%, इतना हो चुका है। तो ये इस बार चार्ट से हम लोग शेडेड एरिया से पता लगा लेते हैं कि कितना वर्क हो चुका है। दीज मॉडिफाइड बार चार्ट आर कॉल्ड एज गैंट प्रोग्रेस चार्ट। तो ये जो मॉडिफाइड बार चार्ट है इसको हम लोग गैंट प्रोग्रेस चार्ट बोलते हैं। तो इसमें जो भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है, दिस कैन बी डन बाय सेटिंग द बार एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस या एक्टिविटी जितनी कंप्लीट हो जाती है उतना हम लोग इसको शेडिंग कर देते हैं और पता लगा लेते हैं कि कितना काम हो चुका है। थर्ड जो लिमिटेशन है, बार चार्ट डज नॉट शो इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। तो बार चार्ट की सहायता से हम लोग विभिन्न एक्टिविटीज के बीच कोई संबंध नहीं दिखा पाते हैं। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इज नॉट डिफाइंड एट ऑल। तो जो भी एक्टिविटीज हैं वो किस क्रम में होनी है ये भी नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, हजारों एक्टिविटीज, तो
वो एक्टिविटीज किस ऑर्डर में होनी है तो वो भी बार चार्ट में हम लोग नहीं शो कर पाते हैं। दूसरा है इफ टू और मोर एक्टिविटीज आर शेड्यूल्ड एट द सेम टाइम और ओवरलैपिंग टाइम्स इट डज नॉट मेक देम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द बार चार्ट। अगर दो एक्टिविटीज एक साथ शुरू हो रही हैं या फिर कोई भी दो एक्टिविटीज हैं जिनके टाइम ओवरलैप कर रहे हैं तो जो बार चार्ट है तो ये बार चार्ट उन दोनों एक्टिविटीज के बीच कोई भी संबंध को नहीं दर्शाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस बार चार्ट का है। इस एक्सिस पे है एक्टिविटीज और इस एक्सिस पे है टाइम। तो यहाँ पे जो विभिन्न एक्टिविटियां हो गई हैं जैसे वुड वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, प्लम्बिंग वर्क हो गया, तो जो बार चार्ट है इसमें हम लोग ये नहीं दिखा पाते हैं कि ये जो एक्टिविटीज हैं एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं और इनका क्या क्रम होना चाहिए ये भी नहीं बता पाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पहले होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी बाद में होना चाहिए। यह एक्टिविटी जो भी एक साथ स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए वुड वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क अगर एक साथ स्टार्ट हो रहा है तो इनके बीच क्या रिलेशन है ये भी बार चार्ट की सहायता से हम लोग शो नहीं कर पाते हैं। अगली लिमिटेशन है इट इज नॉट यूजफुल फॉर दोज प्रोजेक्ट वेयर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेशन ऑफ एक्टिविटी टाइम, एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये बार चार्ट उन प्रोजेक्ट के लिए भी सूटेबल नहीं है जहाँ पे जो एक्टिविटी टाइम होता है उसमें अनसर्टेनिटी होती है, यानी कोई भी एक्टिविटी है उसके टाइम को लेके हम लोग कंफर्म नहीं है कि ये एक्टिविटी इस टाइम में खत्म हो जाएगी, अनसर्टेनिटी है। अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोगों को पता नहीं कि रिसर्च कब तक चलेगी और कब उसका रिजल्ट निकलेगा और वो कब तक चलेगी, तो उसके लिए हम लोग उसका टाइम नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिल्ली से लेके आपको अपने घर मान लीजिए लखनऊ जाना है तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने घंटे लगेंगे तो आप कहेंगे 10 घंटे लगेंगे वाया ट्रेन। ओके, और अगर मैं कहूँ कि अगर आपको दिल्ली से आपको अपने घर लखनऊ पैदल जाना है तो आप यहाँ पे अनसर्टेन हो जाएंगे, आपको फिर पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 10 से लेके 20 दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे फिर आप अनसर्टेन हो जाएंगे क्योंकि ये एक्टिविटी आपने कभी पहले नहीं की है या पहली बार करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। तो वही है यहाँ पे जो भी रिसर्च या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो ये पहले कभी नहीं किए गए होते हैं, कोई भी रिसर्च होती है वो हमेशा नई होती है, तो यहाँ पे हम लोगों को पास एक्टिविटी टाइम नहीं होता है, इसलिए ये जो बार चार्ट है वो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं इट डज नॉट शो क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बार चार्ट की सहायता से हम लोग क्रिटिकल पाथ भी नहीं शो कर पाते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल पाथ क्या होता है। अगला पॉइंट है क्रैशिंग कैन नॉट बी डन टू गेट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम ड्यूरेशन बिकॉज क्रिटिकल पाथ इज नॉट नोन। तो हम लोगों को क्रिटिकल पाथ नहीं पता होता है जिसकी वजह से हम लोग क्रैशिंग भी नहीं कर पाते हैं और क्रैशिंग करके जिसकी वजह से हम लोग मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम ड्यूरेशन भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये क्रैशिंग क्या होती है इस पे भी एक पूरा चैप्टर है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 7th पॉइंट है रिसोर्स स्मूथनिंग एंड लेवलिंग कैन नॉट बी डन बिकॉज फ्लोट ऑफ एक्टिविटी इज नॉट नोन। तो हम लोगों को एक्टिविटी का फ्लोट नहीं पता होता है जिसकी वजह से हम लोग रिसोर्स स्मूथनिंग एंड लेवलिंग भी नहीं कर पाते हैं। ये फ्लोट क्या होता है, एक्टिविटी का फ्लोट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी कितने मैक्सिमम समय के लिए डिले की जा सकती है तो वो एक्टिविटी का फ्लोट कहलाता है। और रिसोर्स लेवलिंग क्या होती है, देखिए जो भी हम लोगों के पास रिसोर्स अवेलेबल हैं तो जो भी डिमांड है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कहलाती है रिसोर्स लेवलिंग। और रिसोर्स स्मूथनिंग में क्या होता है, जो भी रिसोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो एक यूनिफॉर्म तरीके से यूज़ करें तो वो एक रिसोर्स स्मूथनिंग कहलाती है। तो इस पे भी एक एक चैप्टर है तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइलस्टोन बार चार्ट क्या होता है, लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है, एक्टिविटी ओवर एरो डायग्राम, एक्टिविटी ओवर नोड डायग्राम, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।